नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 20 और 21 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द करंट डिकेड। तो हम मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कब लॉन्च हुआ था, क्योंकि WWW ये 3W इंपॉर्टेंट है। तो कब लॉन्च हुआ था? 2005। क्यों लॉन्च हुआ था? To provide at least 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult member volunteers to do unskilled manual work। जो भी unskilled manual work करने के लिए volunteer कर रहे हैं, रूरल हाउसहोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि रूरल हाउसहोल्ड, और 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउसहोल्ड और अनस्किल्ड काम के लिए। तो सिर्फ 100 दिन कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा 50 डेज भी मिलेगा, एडिशनल 50 डेज मिलेगा 2 पीपल के लिए। पहला है एवरी स्केड्यूल्ड ट्राइबल हाउसहोल्ड इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले स्केड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड को एक्स्ट्रा 50 डेज, एडिशनल 50 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा, इन ड्राउट और नेचुरल कैलामिटी नोटिफाइड रूरल एरिया। तो ड्राउट या नेचुरल कैलामिटी में रहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 50 डेज मिलेगा। सी, ये 2 लोगों को एक्स्ट्रा 50 डेज, एडिशनल 50 डेज मिलेगा। तो पहला 2W हमने कवर कर दिया। तीसरा W बाई हुम, ये है बाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि पहला 100 डेज मिलेगा रूरल हाउस और अनस्किल्ड, और 50 डेज ये दोनों शेड्यूल ट्राइब और ड्राउट या नेचुरल कैलामिटी में रहने वाले लोगों का एडिशनल 50 डेज मिलेगा। ठीक है, तो ये काम कौन देगा इनको? तो ये काम देगा ग्राम पंचायत। तो जो भी एप्लीकेशन फिल करते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए ना पहला एप्लीकेशन फिल करना चाहिए जो भी काम करने चाहते हैं। तो उसके बाद ये ग्राम पंचायत को सबमिट करना चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायत उनको एक जॉब कार्ड देंगे और वर्क काम भी देंगे विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। मानते हैं कि आज 1 मार्च को आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, तो आपको बाई 16 मार्च काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितने देंगे? तो आप देखें, तो फर्स्ट 30 डेज के लिए 1/4 ऑफ द वेज एंड रिमाइनिंग डेज के लिए नॉट लेस देन हाफ ऑफ द वेज। तो हमने देखा कि ये 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, जनवरी टू दिसंबर, वो कैलेंडर ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अप्रैल टू मार्च में आपको 100 दिन का काम मिलेगा इस मनरेगा में। तो इन्होंने बोला कि आप काम नहीं दे रहे हैं 15 डेज, देन आप फ्रॉम 16th डे आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। मानते हैं कि एक दिन का वेज है 100 रुपीज। दिस इज दिस फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग। ओके, एक दिन का अलाउंस है 100 रुपीज, तो आपको फर्स्ट 30 डेज 1/4 मतलब 25 रुपीज देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 30 डेज। और फ्रॉम 31st डे टिल दैट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओके, टिल मार्च 31st आप काम नहीं दिए तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एटलीस्ट 50% ऑफ दिस 100, दैट इज एटलीस्ट ₹50 देना पड़ेगा। ठीक है, पहला 30 डेज के लिए 1/4 ऑफ द वेज और रिमाइनिंग डेज के लिए नॉट लेस देन हाफ ऑफ द वेज। और ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कौन देगा? ये देंगे स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे दिस विद इन 15 डेज। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट देंगे। पहला हमने देखा कि 100 दिन, नेक्स्ट एडिशनल 15 डेज, नेक्स्ट कौन जॉब देगा? ग्राम पंचायत देगा। और अगर जॉब नहीं मिला विद इन 15 डेज तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितना देना पड़ेगा और कौन देगा? तो ऐसे आप स्टोरी जैसे बदलेंगे। ओके, तो यू हैव टू कनेक्ट वन पॉइंट विद अनदर पॉइंट ताकि आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाए। नेक्स्ट है डिस्टेंस टू वर्क। तो आप काम काम को जाना है ना, तो वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपके घर से? अगर वो लेस देन 5 किलोमीटर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा है तो मोर देन 5 किलोमीटर है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए। वो होगा 10% ऑफ द वेज। तो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि मानते हैं एक दिन का वेज 100 रुपीज़, तो आपको ट्रैवल अलाउंस 10 रुपीज़ अपार्ट फ्रॉम ये वेज, ये ट्रैवल अलाउंस, तो आपको 110 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, कब देना पड़ेगा? तब डिस्टेंस टू वर्क इज मोर देन 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, तो ये वेज अलाउंस कब देना पड़ेगा? पेमेंट विद इन 15 डेज। ओके, वेज अलाउंस मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा।
जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेज एम्प्लॉयमेंट में, तो ये कौन देगा? तो इसमें ना 3 कंपोनेंट है। मानते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो अनस्किल्ड काम कर रहे हैं ना, मानते हैं कि वो एक कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, उस कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, हमें सैंड चाहिए, ये सब चाहिए ना, ये सब मटेरियल्स चाहिए ना। वो मटेरियल्स का शेयर 75:25, मतलब 75% शेयर सेंटर देगा। जो भी कॉस्ट होगा वो मटेरियल्स खरीदने के लिए मानते हैं कि 1000 रुपीज चार्ज होगा, तो उसमें से ना 750 सेंट्रल देगा और रिमाइनिंग 250 स्टेट देगा। ये है मटेरियल्स का शेयर। वेज का शेयर ना 100% सेंट्रल शेयर होगा। तो जो भी वेज पे करना है, जो भी सैलरी पे करने हैं ना, जो भी आए थे अनस्किल वर्क करने के लिए, उनको 100% शेयर सेंट्रली देगा, उनको 100% वेज सेंट्रली देगा, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस है वो 100% स्टेट देंगे। वेज अलावेंस, वेज पेमेंट सेंट्रल, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस स्टेट, और मटेरियल 75:25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। तो ये वेज है सेंट्रल सेक्टर और ये मटेरियल है सेंट्रली स्पॉन्सर। ठीक है, तो अब ये पेमेंट विद इन 15 डेज में नहीं हुआ, ओके, डिले हो रहा है, तो क्या होगा? तो एक कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। ओके, तो ये कॉम्पनसेशन कितना होगा? 0.05% ऑफ द अनपेड वेजेस। जो भी पे नहीं हुआ ना, आप मानते हैं कि 30 डेज का वेज पेमेंट आपने सिर्फ 20 डेज का पेमेंट दिए हैं और रिमेनिंग 10 डेज बाकी हैं, उस 10 डेज में ना आपको एक कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। वेज भी ऑफकोर्स देना पड़ेगा लोग, क्योंकि उन्होंने काम किया है, और प्लस ये कॉम्पनसेशन, वो कॉम्पनसेशन होगा 0.05% ऑफ द अनपेड वेजेस। तो ये 10 दिन का अनपेड वेज है ना, उसमें 0.05% कैलकुलेट करके उनको एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, अब याद रख लीजिए, कॉम्पनसेशन 0.05% ऑफ द अनपेड वेजेस बियॉन्ड द 16th डे। नेक्स्ट है ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा क्या करेगा? इट हैज द राइट टू सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, हमने देखा है कि पहला स्लाइड में ग्राम पंचायत काम या वो जॉब देगा। ओके, जॉब या कार्ड, जॉब कार्ड देगा। तो जॉब एंड कार्ड ग्राम पंचायत देगा, और ये ग्राम सभा ना ऑडिट करेंगे कि क्या ये वर्क ठीक से हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो माने हैं वो एक्सपेंड हो रहा है या किसी करप्शन हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए ग्राम सभा का काम है। नेक्स्ट है एनरेगा सॉफ्ट। ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हु डेवलप दिस? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ये एनरेगा सॉफ्ट डेवलप किए हैं, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? टू कैप्चर ऑल एक्टिविटीज अंडर द मनरेगा। जो भी एक्टिविटीज हो रहा है मनरेगा में, वो कैप्चर करने के लिए ये एनरेगा सॉफ्ट करेगा, क्योंकि हर दिन ग्राम सभा जाकर देख नहीं सकते हैं ना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये आसान से काम को आसान कर देगा, क्योंकि वो एक्टिविटीज को कैप्चर करता है। आपको याद रखना चाहिए कि कौन ये डेवलप किया है। ये डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और व्हाट इज द पर्पस? कैप्चरिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है जियो मनरेगा। तो जियो मनरेगा नाम से आप गेस कर सकते हैं कि ये जियो टैगिंग ऑफ असेट। जो भी असेट क्रिएट हुआ ना, कि हमने एक एग्जांपल पढ़े थे ना, तो कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको जियो टैग करना चाहिए। तो जियो टैग का मतलब क्या है कि ऐसे आप मैप में देख सकते हैं ना, जो भी आप लोकेशन डेस्टिनेशन डालते हैं ऐसे आ जाता है, तो उसका मतलब है कि वो प्लेस जियो टैग्ड है। तो ये जियो टैग जो भी असेट क्रिएट कर रहा है मनरेगा से, उसको जियो टैग करना चाहिए। और ये क्रिएटेड इन, इस जियो टैगिंग प्रोसेस किसने क्रिएट किया है? It is created in partnership with the National Remote Sensing Center of the ISRO. Remember, NREGA software by NIC, that is National Informatics Center, and Geo Manrega is by National Remote Sensing Center. ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट ये काम कर देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे पैसा? क्या कैश में देंगे? नहीं, कैश में नहीं देंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले कैश में दे रहे थे लेकिन उसमें बहुत सारे लीकेज हो रहा था, इसलिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, उनका अकाउंट में डायरेक्टली हो जाएगा, किसी मिडिलमैन के काम नहीं है इसमें। तो आप देखें तो यहाँ इस मनरेगा में आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन आधार, नॉट ऑन द अकाउंट नंबर, बट पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन आधार ही मोस्ट ऑफ इट होगा। क्यों हो रहा है इंस्टेड ऑफ अकाउंट नंबर? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अकाउंट नंबर चेंज कर रहे हैं, जो भी काम पर आए रहे हैं ना, जो भी अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो यूज़ नहीं करते हैं, या और किसी और अकाउंट नंबर वो चेंज कर देते हैं, लेकिन वो अकाउंट नंबर अपडेट नहीं करते हैं मनरेगा से। सो इसमें बहुत तकलीफ हो रहा है।
इसीलिए उन्होंने आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को चालू किया है। इसमें से ना आधार बेस्ड ऑन द आधार पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। तो आप देखें तो address the issues arising due to frequent changes in the bank account numbers of the beneficiaries and subsequent non updation। तो बैंक अकाउंट चेंज करते हैं लेकिन मनरेगा से अपडेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए सारे बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना चाहिए ना, तो आधार से पेमेंट करने से बहुत आसान हो जाता है काम और 100% क्रेडिट भी हो जाता है। इसीलिए ये प्रेफर करते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। यही है हमने मनरेगा के बारे में पढ़े थे। प्लीज रीड इट एज ए स्टोरी। एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि आप सारे पॉइंट को याद कर सकते हैं। ये ना आपकी डिस्क्रिप्टिव में भी उपयोग होगा। कैसे उपयोग होगा? वो पूछ सकते हैं कि टेल मी द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च टू अपलिफ्ट द रूरल इकोनॉमी, पॉवर्टी हटाने के लिए। ये भी एक एग्जाम्पल है ना, पॉवर्टी हटाने के लिए, क्योंकि ये काम देता है, पैसा देता है। तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है to mention it in poverty removing measures by the government or to improve overall improvement of the rural economy। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक स्टोरी जैसा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद मत करिए, एक स्टोरी जैसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करिए, ठीक है। दूसरा है, सेकेंड यूज है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चार्ज फर्स्ट मीटिंग अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था? टू क्रिएट पक्का हाउसेस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउसहोल्ड। तो हाउसहोल्ड्स, अर्बन हाउसहोल्ड्स के लिए पक्का, जिनके पास पक्का हाउसेस नहीं है उनके लिए पक्का हाउसेस बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव है ये PMAY, ठीक है। और ये PMAY 2.0 लॉन्च हुआ था कब? 2024 में, फॉर 5 years टू कंस्ट्रक्ट 1 crore मोर एडिशनल हाउसेस। ओके, टू कंस्ट्रक्ट 1 crore एडिशनल हाउसेस, ये लॉन्च हुआ था 2024 में। तो ये PMAY 2.0 में 4 कंपोनेंट है। पहला है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, सेकेंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, थर्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और फोर्थ है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। चारों कंपोनेंट याद रख लीजिए, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो ये पहला 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है और फोर्थ वन इज अ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट। ओके, सो इफ यू सी दिस स्कीम इटसेल्फ इज अ मिक्स ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर। पहला 3 है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और फोर्थ है सेंट्रल सेक्टर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला, इसमें 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये 3 लोग इसमें एलिजिबल हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। सो ये 3 लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक है, आपके पास पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट करने का। आपके पास ऑलरेडी पक्का हाउस है तो आप क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको? तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास पक्का हाउस है, आपके फैमिली के पास पक्का हाउस है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है? जिनका हाउस होल्ड एनुअल इनकम अप टू 3 लाख होते हैं, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आ जाते हैं अंडर दिस PMAY 2.0। और लो इनकम ग्रुप हाउस होल्ड इनकम 3 lakhs to 6 lakhs और मिडिल इनकम ग्रुप हाउस होल्ड इनकम 6 lakhs to 9 lakhs। ओके, ये याद रख लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 lakhs, लो इनकम ग्रुप 3 to 6, मिडिल इनकम ग्रुप 6 to 9। तो पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो ये ना, आपके पास जमीन है लेकिन आपके पास घर नहीं है, तो वो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ये है पहला। दूसरा, आपके पास लैंड ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तब क्या हुआ? तब स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स देंगे। आपको लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको हेरिटेबल बट नॉन ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स देंगे आपकी फैमिली को। ये क्या मतलब है? हेरिटेबल मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन उस लैंड, उस जमीन में रह सकते हैं, लेकिन उस जमीन को किसी को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते हैं, किसी और फैमिली को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते हैं। उसी का मतलब है आप उसको उपयोग कर सकते हैं रहने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन उस लैंड को किसी और फैमिली को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते हैं। वही है ये हेरिटेबल बट नॉन ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स, ठीक है। ये है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंपोनेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमने 3 कैटेगरीज देखे हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, लेकिन ये बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके,
नेक्स्ट कंपोनेंट अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो ये हाउसिंग क्रिएट होगा इन पार्टनरशिप से। किसके पार्टनरशिप्स के होगा? ये पार्टनरशिप स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सिटी और प्राइवेट एजेंसी, तो उनके साथ ये हाउस कंस्ट्रक्ट होगा। ओके, और दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल ओनली टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ओनली। तो ये इन पार्टनरशिप ये हाउस कंस्ट्रक्शन होगा, और इसमें ना एक टेक्नोलॉजी की इनोवेशन ग्रांट भी होगा, ये एडिशनल ग्रांट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम हाउस कंस्ट्रक्शन एडिशनल ग्रांट होगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उपयोग करने के लिए ये ग्रांट मिलेगा। आप तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उपयोग करके उन्होंने हाउस बिल्ड किए, तो उसमें एक ग्रांट होगा। वो ग्रांट हुआ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 स्क्वायर मीटर, मतलब 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 स्क्वायर मीटर, यही है लिमिट। ओके, तो याद रख लीजिए, सेकेंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ओनली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट भी मिलेगा 1000 पर स्क्वायर मीटर अप टू 30 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग। तो ये ना अफोर्डेबल रेंटल देने के लिए कौन कौन को? EWS एंड LIG, ये दोनों है। EWS LIG बेनिफिशियरीज इंक्लूडिंग अर्बन माइग्रेंट्स, होमलेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्किंग वुमेन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये कंपोनेंट है। इसमें पहले दो में देखे थे कि ओनली EWS इज एलिजिबल, लेकिन इसमें EWS एंड LIG बोथ आर एलिजिबल। ओके, तो इसमें दो मॉडल हैं। फर्स्ट मॉडल है कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वेकेंट हाउसेस इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो भी एम्प्टी या वेकेंट गवर्नमेंट की घर है ना, उनको कन्वर्ट करना है रेंटेबल टाइप हाउसिंग को। कौन कन्वर्ट करेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वया से कन्वर्ट करेंगे। ओके, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और थ्रू पब्लिक एजेंसी। ओके, एदर ऑफ द टू आप कन्वर्ट करेंगे ये एम्प्टी हाउस को एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनने का। सेकेंड है, आपके पास गवर्नमेंट वेकेंट हाउस ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे, फिर उसको रेंटल पर देंगे। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज करेंगे। ठीक है, पहला मॉडल है जो भी वेकेंट है उसको कन्वर्ट करना, और दूसरा मॉडल है वेकेंट हाउस ही नहीं है तो कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना, और वो कौन करेगा? प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज। ठीक है, तो इसमें भी एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रांट मिलेगा। तो इसमें ना सेंट्रल असिस्टेंस 3000 पर स्क्वायर मीटर देंगे और स्टेट 2000 पर स्क्वायर मीटर देंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रांट ऑफ 3000 per square meter on the corporate area shall be released as central assistance, and state government shall release 2000 per square meter as part of the state share. Okay. Fourth one is the interest subsidy scheme, और ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहला तीन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सिर्फ ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसमें ना ऑल थ्री एलिजिबल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, ऑल थ्री आर एलिजिबल टू परचेज, रीपर्चेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। वो लोन ले सकते हैं बैंक से और उनको एक सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, वो सब्सिडी कितना मिलेगा? वो सब्सिडी मिलेगा 1.8 लाख। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी 1.8 लाख, और उसका कंडीशन है लोन वैल्यू शुड ओनली बी अप टू 25 लाख एंड द हाउस वैल्यू शुड बी ओनली अप टू 35 लाख। ओके, लोन है ना, तो आपका जो भी घर आप खरीद रहे हैं उसका वैल्यू 35 लाख ही होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका लोन लिमिट 25 लाख ही होना चाहिए, तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी का वैल्यू है 1.8 लाख। तो इस PMAY 2 में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10 लाख करोड़, और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी होगा 2.3 लाख करोड़। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10 लाख करोड़ और गवर्नमेंट सब्सिडी होगा 2.3 लाख करोड़। और हर एक यूनिट में, हर एक घर में कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा वो लिमिट होगा 2.5 लाख। हर एक यूनिट या हर एक घर में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा 2.5 लाख। दिस इंक्लूड्स बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। टोटल में 2.3 लाख करोड़ का सब्सिडी होगा, लेकिन हर एक घर में और या हर एक यूनिट में मैक्सिमम वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट से होगा 2.5 लाख। तो यही है उसका ब्रेकअप। तो अब देखें तो असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और हिली स्टेट्स में, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड दिल्ली में, यहाँ ऐसे ही ब्रेकअप है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2.25 लाख पर यूनिट देंगे फॉर द फर्स्ट टू बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। स्टेट गवर्नमेंट 0.25 लाख पर यूनिट देंगे, और अदर यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फुल 100%, दैट इज 2.5 लाख पर यूनिट देंगे, और बाकी स्टेट्स में 1.5 लाख देंगे सेंट्रल और 1 लाख
स्टेट देंगे, ठीक है। और अफोर्डेबल रेंटिंग में ना हमने देखा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट होगा 3000 देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2000 देंगे। और होम लोन में सब्सिडी 1.8 लाख ये सारी सेंट्रली देंगे, ठीक है। और एक बार मैं बता देती हूँ, पहला बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप में ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी एंड दिल्ली में 2.25 और 0.25 स्टेट गवर्नमेंट देंगे। बाकी यूनियन टेरिटरीज 2.5 सारे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे और अदर स्टेट्स में 1.5 सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 लाख स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर रूरल इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब चालू हुआ था? 2016 में, दैट इज 2016। तो टू कंस्ट्रक्ट 2.95 करोड़ हाउसेस, ओके, 2.95 करोड़ हाउसेस हमने PMAY 2, अर्बन जो भी हमने देखा है ना, PMAY अर्बन, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके, रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स PMAY, और ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये ना एक्सटेंड हुआ है टू कंस्ट्रक्ट 2 मोर हाउसेस अपार्ट फ्रॉम 2.95 करोड़ हाउसेस, टू कंस्ट्रक्ट 2 करोड़ मोर हाउसेस। इसको एक्सटेंड किया है फ्रॉम फाइनेंशियल 25 टू 29 तक, ओके। तो आप देखिए, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव इज हाउसिंग फॉर ऑल। तो जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था, तो PMAY पहले शुरू हुआ था या ग्रामीण, अर्बन पहले शुरू हुआ था या ग्रामीण। तो आप याद कर सकते हैं कि ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, PMAY अर्बन। तो अर्बन में सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, काम के लिए सारे लोग माइग्रेट करने लगे हैं, इसीलिए अर्बन में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, इसलिए वहाँ हाउसिंग का इश्यू पहला आया था। तो इसलिए पहला वहाँ शुरू हुआ है 2015 में, और फिर उसके बाद रूरल का इम्प्रूवमेंट भी होने लगा और उसके बाद रूरल में भी शुरू हुए हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अर्बन में पहला शुरू हुआ था 2015, उसके बाद ही 2016 में, दैट इज 2016 में ग्रामीण में शुरू हुआ था। अब आप सिर्फ ये 3 स्कीम पढ़ रहे हैं तो अब आसानी से आपको याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप 100 या 200 स्कीम पढ़ेंगे ना, तब आपको ज़रूर कंफ्यूज होगा, इसीलिए मैं ये छोटा छोटा ट्रिक बता रही हूँ, ओके। यू may find these tricks sometimes stupid or not valid. I'm telling you, ये सिर्फ 10 या 15 स्कीम पढ़ने से ना वैलिड नहीं होगा। आप 100-200 स्कीम पढ़ेंगे ना, तब ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये ना, इसमें ना टोटल कितने भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, उसमें ईयर मार्क होना चाहिए, एटलीस्ट 60% शुड बी ईयर मार्क फॉर SC एंड ST के लिए, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 60% शुड बी फॉर SC एंड ST, एंड दिस शुड बी एंश्योर्ड बाय द स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स में ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, तो ये स्टेट्स एंश्योर करना चाहिए एटलीस्ट 60% शुड बी एलोकेटेड टू SC एंड ST हाउस होल्ड्स। और ये भी आप स्टेट्स एंश्योर कर सकते हैं कि इफ पॉसिबल स्टेट्स एंश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट 20% should be given to persons with disabilities. Remember, 60% SC and ST households ये करना ही चाहिए, और ये एटलीस्ट इफ पॉसिबल 5% स्टेट्स को अलोकेट करना चाहिए persons with disabilities को, ओके। तो इसमें कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? तो इसमें ना 1.2 लाख इन प्लेन एरिया और 1.3 लाख इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिली स्टेट्स इंक्लूडिंग UTs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। प्लेन एरियाज में 1.2 लाख और नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में 1.3 लाख। और इसमें फंडिंग पैटर्न देखेंगे तो 90:10, 60:40। 90:10 इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, ओके, और 60:40 इज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि सेंटर भी देना चाहिए और स्टेट भी देना चाहिए, इसीलिए ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। 90:10 याद रख लीजिए। सो 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, और 60:40 फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। और इसमें 100% भी मिलेगा, किनको मिलेगा? फॉर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो इसमें 3 फंडिंग पैटर्न है, याद रख लीजिए, इसमें 3 फंडिंग पैटर्न है। पहला है 90:10, नेक्स्ट 60:40, नेक्स्ट 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये 100% सेंट्रल देगा, स्टेट को कुछ भी नहीं, स्टेट नहीं, यहाँ यूनियन टेरिटरी को कुछ भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सारे अमाउंट सेंट्रली देंगे। तो फ्रॉम फाइनेंशियल 25 टू फाइनेंशियल 29 देखिए तो इसका फाइनेंशियल आउटले है 3.0 लाख करोड़, 3.06 लाख करोड़, और सेंट्रल शेयर होगा 2.05 लाख करोड़।
I'll tell it once again. Financial outlay 3.06 lakh crore for financial year 25 to financial year 29 और इसमें सेंट्रल का कंपोनेंट होगा 2.05 लाख करोड़। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस ये भी मिलेगा। ये क्या है 90 और 95 डेज या 95 मैन डेज। तो बेनिफिशियरीज आर एंटाइटल्ड टू 90 या 95 मैन डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। हमने देखा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1.2 लाख टू प्लेन एरियाज और 1.3 लाख फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज मिलेगा। ठीक है, जहाँ रूरल में ना लोग ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे उनका हाउसेस को, बहुत सारे लोग ही वो ही उनके मेंबर्स फैमिली मेंबर्स के साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो एक अनस्किल्ड काम है। तो वो अनस्किल्ड काम अंडर मनरेगा में आपको 90 या 95 डेज का अनस्किल्ड लेबर वेजेस मिलेगा। आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लेकिन आप ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको 90 या 95 डेज का अनस्किल्ड लेबर वेजेस भी मिलेगा। तो ये वेज भी मिलेगा और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, दोनों मिलेगा इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के लिए अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आपको 12,000 मिलेगा। 12,000 यू विल गेट अंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसमें ना ऑटोमेटिक एक्सक्लूशन क्राइटेरिया एक है। ये ऑटोमेटिक एक्सक्लूशन क्राइटेरिया क्या है? अब जो 10 या 12 क्राइटेरिया होगा उसमें एक भी सेटिस्फाई हो जाता है ना तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस 12 या 8 और 10 कैटेगरी क्राइटेरिया होंगे, उसमें एक ही आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो आप एलिजिबल है या ना है वो डिसाइड करने के लिए ये क्राइटेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है तो ये सारे एक्सक्लूशन क्राइटेरिया डिलीट हो चुके हैं। मतलब है कि ये पहला एक्सक्लूशन क्राइटेरिया में था लेकिन अब नहीं है। तो पहला आपके पास 2 व्हीलर होता है तो आप एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में, लेकिन इस क्राइटेरिया को उन्होंने हटा दिया है। तो आपके पास 2 व्हीलर है फिर भी आप एलिजिबल है। मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट है आप एलिजिबल है। लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर ये सब है तो फिर भी आप इस स्कीम को एलिजिबल है। पहला एलिजिबल नहीं थे लेकिन अब एलिजिबल है। और इनकम भी एनहांस किए थे फ्रॉम 10,000 टू 15,000। पहले आप 10,000 मंथली अर्न कर रहे हैं तो आपको ये स्कीम एलिजिबल नहीं है, लेकिन अब आप 15,000 या 13,000 14,000 आप अर्न कर रहे हैं ना, आप फिर भी एलिजिबल है। लेकिन 15,000 अर्न कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इनकम एनहांस फ्रॉम 10,000 टू 15,000। तो यही है एक्सक्लूशन क्राइटेरिया जो डिलीट हुआ है। तो हम जो एक्सक्लूशन क्राइटेरिया स्टिल इट इज इन करंट वो हम देखेंगे, वो है मोटराइज 3 या 4 व्हीलर। सो आपके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप इसको आप एलिजिबल ही नहीं है स्कीम में। 3 या 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड विद क्रेडिट लिमिट ऑफ 50,000 और अबव, हाउस होल्ड विद एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड ऑल्सो हाउस होल्ड विद नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। आपके इनकम 15,000 के ऊपर है, देन पेइंग इनकम टैक्स, पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, आपके पास 2.5 एकड़ और मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ और मोर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है। तो इसमें से सिर्फ एक भी हो ना तो आप इस स्कीम को एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये एक्सक्लूशन क्राइटेरिया आप याद रख लीजिए क्योंकि इसमें ये डिलीशन अभी कोई 6 या 7 मंथ्स के पहले ही हुआ था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025, इंडियाज इंटीग्रेटेड विजन फॉर फॉरेस्ट फूड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है और दिस डे इट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएन ने ही, दैट इज यूनाइटेड नेशन ने ही बताया कि हम 21 मार्च एवरी ईयर को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस वर्ष का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। तो आप याद रख लीजिए इस वर्ष का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। ये तो फर्स्ट फेज 1 में भी आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। इसमें ना एक मिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ग्रीन इंडिया मिशन। तो दिस ग्रीन इंडिया मिशन इज अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। रिमेंबर दिस ग्रीन इंडिया मिशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इस नेशनल एक्शन प्लान में 8 मिशन है और इस 8 मिशन में एक मिशन हम पढ़ेंगे वो है ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये ग्रीन इंडिया मिशन का फोकस है इंप्रूविंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्स एंड इकोसिस्टम। ये सब इंप्रूव करने का ऑब्जेक्टिव है ये ग्रीन इंडिया मिशन।
तो ये ग्रीन इंडिया मिशन का गोल्स है एक्सपैंड द फॉरेस्ट और ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टार्स। तो ये एक्सपैंड करना है फॉरेस्ट या ट्री कवर को बाय 5 मिलियन हेक्टार्स और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अनदर 5 मिलियन हेक्टार्स। ओके, पहला फर्स्ट 5 मिलियन हेक्टार्स क्रिएट करना है और फिर जो भी 5 मिलियन हेक्टार्स है उसका क्वालिटी इंप्रूव करना है। नेक्स्ट है बूस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक कार्बन स्टोरेज, वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बूस्ट करना है। और तीसरा है इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ 3 मिलियन हाउस होल्ड्स बाय इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज। तो 3 मिलियन हाउस होल्ड्स का इनकम जो भी फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं, उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, उनका इनकम बढ़ाने के लिए वो 3 मिलियन है टारगेट, 3 मिलियन हाउस होल्ड्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो यही है ये मिशन, ग्रीन मिशन का गोल्स। मैं फिर से बोल देती हूँ, फर्स्ट इंप्रूव द फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टार्स। नेक्स्ट 5 मिलियन हेक्टार्स, एग्जिस्टिंग 5 मिलियन हेक्टार्स का क्वालिटी इंप्रूव करना। दूसरा इकोसिस्टम सर्विस को बूस्ट करना। तीसरा लाइवलीहुड्स को उसका इनकम बढ़ाना, 3 मिलियन हाउस होल्ड्स का इनकम बढ़ाना। ये है मिशन गोल्स। तो इसमें 5 सबमिशन है। फर्स्ट है एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर, हमने देखा है इससे। नेक्स्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट अर्बन ग्रीनिंग। अर्बन ग्रीनिंग का मतलब है बहुत ट्रीज या प्लांट्स अर्बन एरियाज में, सिटीज में प्लांट करना है। फोर्थ एग्रो फॉरेस्ट्री और फिफ्थ है वेटलैंड रिस्टोरेशन। रिमेंबर द सबमिशन बिकॉज दे माइट आस्क यू विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सबमिशन। तो ऐसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप प्लीज ये 5 सबमिशन को याद रख लीजिए। एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्बन ग्रीनिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है वंदन योजना। इस न्यूज के अंदर और एक हम पढ़ेंगे, वो है वंदन योजना। ये 2018 में चालू हुआ था बाय 2 people। वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नेक्स्ट इज ट्राइफेड। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइफेड, ये दोनों इस वंदन योजना को लॉन्च किए हैं। द पर्पस इज टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, ट्राइबल कम्युनिटीज का लाइवलीहुड का लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए ये लॉन्च हुआ था। तो ये कैसे इम्प्रूव करेगा? बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मार्केट लिंकेज। तो स्किल ट्रेनिंग देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो भी प्रोड्यूस करना है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे। और मार्केट लिंकेजेस, डायरेक्टली मार्केट में जाकर वो सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये सब वो वंदन योजना देंगे ट्राइबल कम्युनिटीज को। तो इसमें ना वंदन विकास केंद्र लॉन्च होगा। ये वंदन विकास केंद्र विल कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर्स फ्रॉम 15 SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी पार्ट ऑफ दिस वंदन विकास केंद्र। 300 मेंबर्स होंगे एक वंदन विकास केंद्र में। एंड इफ यू सी केंद्र, सो इस केंद्र विल बी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द केंद्र? दे विल सर्व एज हब्स फॉर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस करना, उसको वैल्यू एडिशन देना, उसको मार्केटिंग करना, ये सब उसमें वो सीखेंगे। ये सब वो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली आप वैल्यू एडिशन देके एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट जस्ट एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, आप व्हेन यू जस्ट सेल इट एज अ कॉटन यू विल गेट लेसर वैल्यू, बट व्हेन यू ट्रांसफर दैट कॉटन इनटू अ ड्रेस एंड देन सेल इट यू विल गेट वे हायर वैल्यू। इसलिए वैल्यू एडिशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब ये वंदन विकास केंद्र में वो करेंगे। तो दिस इज सेंट्रली फंडेड। इसमें ना एक केंद्र के लिए 15 लाख अलोकेट होगा एंड ट्राइबल मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे 1000 रुपीज ईच टू एंश्योर ओनरशिप। वो जब कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो एक ओनरशिप मिलेगा, इसीलिए ये कंट्रीब्यूशन करते हैं 1000, सिर्फ 1000 एक ट्राइबल मेंबर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और सेंट्रल फंड अलोकेशन है 15 लाख पर केंद्र। तो हमारा टारगेट है पहला स्टेज में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6000 केंद्रास। ओके, 6000 केंद्रास एस्टैब्लिश करना। और दूसरा है जो भी सक्सेसफुल हैं उसको और स्केल अप करना विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज। पहला है 6000 केंद्रास एस्टैब्लिश करना, उसके बाद जो भी केंद्रास बहुत सक्सेसफुल हैं उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टोरेज देना, वो है सेकेंड स्टेज का। ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा।
तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।